बेसिकली लोगों को लगता है कि जो डीआरटी होता है बड़े बिजनेसेस के लिए है, छोटे बिजनेस उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, बट इसमें छोटे बिजनेसेस किस हिसाब से अपना फ़ायदा ले सकते हैं, नहीं, यूटिलाइजेशन ये कर सकते छोटे बिज़नेस के लिए भी है क्योंकि जो हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने लोन लिया है, पर होम लोन लिया बट वो पे नहीं कर पा रहा है किसी फाइनेंशियल रीजन की वजह से, तो उसके पास कुछ लीगल ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से उसको कुछ रिलीफ मिल सकता है। अगर जैसे आपने बैंक से लोन लिया और आपको लग रहा है कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो या तो अच्छा, जब हम लोन लेते हैं तो वहाँ पे ना कुछ गारंटर्स चाहिए होते हैं, हुँ, तो उन गारंटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? आप थोड़ा सा मैं तो बताएँ। कहूँगी कभी भी गारंटर्स को ना अच्छा, डीआरटी में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस आया है जो आपको प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? कोई केस ने पर्टिकुलर तो इंस्पायर मुझे ऐसे नहीं किया है, बट मुझे याद है कि जब मैंने नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब, जहां हम रियल लाइफ लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपर्ट लीगल माइंड्स के साथ उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रिया जी। सो मैम, प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट। ओके। और दिल्ली में ही मेरी प्रैक्टिस है, 5 इयर्स हो गए, मोर ओके। देन 5 इयर्स हो गए। एंड मेरा फोकस बी एस डी आर टी हो गया, एन सी एल टी हो गया। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ की भी केसेस हैं, फैमिली ओके। के भी केसेस हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरटी, एनसीएलटी एंड जो बैंक रिकवरी के जो केसेस होते हैं लोन वगैरह की, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो डीआरटी होता है और एनसीएलटी होता है, ये क्या होता है? थोड़ा सा आप समझाएंगे? डी आर टी ये बैंक्स के लिए, जिसमें एक स्पेसिफिक एक्ट है, ठीक है, सारफेसी एक्ट। इसके ओके। अंदर बैंक क्या करता है, एप्लीकेशन फाइल करता है। अगर बोरोवर डिफॉल्टर हो जाता है या फिर जो बोरोवर अगर पेमेंट नहीं नहीं कर कर पाता पाते, है। तो बैंक के पास ऑप्शन है कि वो डीआरटी जा सकते हैं। ओके। वहाँ पे हमारे जजेस को वहाँ पे एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि ये जो बोरोवर रीपेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके। ओके। तो वहाँ पे हम ये स्पेशली उसके लिए एक्ट बनाया ये गया। डीआरटी जो होता है वो जो बैंक्स जो होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जाके वहाँ पे केस वगैरह फाइल करते हैं हम्म, अगर कोई लोन को डिफ़ॉल्ट करता है या रीपे हम्म, नहीं करता है उस हम्म। केसेस में। और जो एनसीईआरटी होता है वो क्या? एनसीएलटी में आप इंसॉल्वेंसी के लिए जाते हो। जैसे कोई कंपनी है ओके। और कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन हो चुका है, ठीक है, वो पेमेंट नहीं कर रही है, तो ओके। उसमें दो तरह के लोग जा सकते हैं एनसीएलटी में, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। ओके। तो अगर मोर देन 1 करोड़ है आपका, तभी आप एनसीएलटी में जा सकते हो और वहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर सकते हो जजेस को कि ये कंपनी ने इतना लोन इनका डेट में है, तो इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी में जाना चाहिए। ईजिली नहीं जाते, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। सो बेसिकली जो एनसीईआरटी होता है वहाँ पे क्या है कि जो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी के जो केसेस हम्म, होते हैं उस टाइप की चीज़ें वहाँ पे हम्म, डील होती हैं। बेसिकली लोगों को लगता है कि जो डीआरटी होता है वो लाइक बिज़नेस बड़े बिज़नेसेस के लिए है एंड हम्म। ऑल, एंड छोटे बिज़नेस उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, बट इसमें छोटे बिज़नेसेस किस हिसाब से अपना फ़ायदा ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों का नहीं, यूटिलाइजेशन ये कर सकते छोटे हैं? बिजनेस के लिए भी है क्योंकि जो डीआरटी की जो प्रिक्योरी जुडिक्शन है वो 20 lakhs है। तो ओके। आप डीआरटी में अगर आपका 20 lakhs के ऊपर है अगर बैंक का, ओके। और आपने 20 lakhs से ऊपर आपने लोन ले रखा और पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बैंक वहाँ पे डीआरटी में मूव कर सकता है। और ओके। लेस देन 20 lakhs है तो उसके लिए सेशन कोर्ट तो है ही है, ठीक है। मोर ओके। देन 20 लाख है तो आप डीआरटी के पास जाएंगे, ठीक है। और अगर एनसीएलटी का भी ऐसे कोई है प्रिक्योरी हम्म। जुडिक्शन, तो वहाँ पे 1 करोड़ है। किसी ओके। कंपनी का अगर 1 करोड़ अगर उसकी डेट हो रखे हैं, तो वहाँ हम्म। पे हम एनसीएलटी में मूव करते हैं। 1 करोड़ से अंडर जो होता है वो डीआरटी में जाते हैं। नहीं, नहीं, एनसीएलटी में एक्चुअल में कंपनीज जाती हैं ओके। इंसॉल्वेंसी के लिए, ठीक है, ऑलराइट। बैंक्रप्सी के लिए कंपनीज जाती हैं। कंपनी के बीच में होता है। ओके। ये प्रॉपर आईबीसी पे बेस्ड है। एनसीएलटी में एक एक्ट चलता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बैंक्रप्सी कोड। कोड। तो ओके। आईबीसी पे वहाँ पे कंपनीज जाती है। और डीआरटी में बैंक और बोरोवर के बीच में होता है। ओके, सो डीआरटी जो है बेसिकली बैंक एंड बोरोवर के बीच में होता है। हम्म। यहाँ पे कोई बिजनेस भी हो सकता है, स्मॉल बिजनेस, एंड कोई इंडिविजुअल भी हाँ, हो सकता कैसा है। भी लोन हो सकता है, दोनों पर्सनल टाइप के लोन हो हो गया, सकते हैं। कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, ओके। फैक्ट्री लोन हो गया, बिज़नेस लोन हो गया। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोन लेते हैं, कोई हुँ, पर्सन जब लोन लेता है बैंक से, हुँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो वो मिस्टेक्स करते हैं उस टाइम पे, लोन लेते टाइम पे, जो उन्हें हुँ। ध्यान देनी चाहिए। काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, जैसे सबसे पहले तो बोरोवर को ये देखना होगा कि क्या वो पे कर सकता है।
मतलब ओके, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं। बहुत से ओके, जो बोरोवर होते हैं जो लोन लेते हैं, चाहे वो कंपनी चला रहे हो या कोई उनकी कोई फैक्ट्री हो या होम लोन हो, तो उनको लगता है कि वो पे कर देंगे, पर उनको पहले देखना चाहिए अपना फाइनेंशियल कंडीशन कि वो अच्छा से पे कर सकते हैं या नहीं, ओके, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, ना ही वो ओके, कंसल्ट करते किसी फाइनेंस से भी। उसके बाद सेकंड गलती वो ये करते हैं कि जैसे अगर बैंक में वो लोन लेने जा रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे हमें सिग्नेचर करने होते हैं, रीड आउट करने पड़ते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, बैंकर्स क्या करते हैं, उनको पता है कि इनकी इनकी तो डेली की प्रैक्टिस है कि आज कोई बोरोवर आएगा, लोन लेगा ही लेगा। और उनको ये भी पता होता है कि इतने परसेंटेज तो ये पे नहीं करेंगे, एनपी होना ही होना है। होना तो ही वो है, जानबूझ के कुछ पेपर्स होते हैं जो ब्लैंक होते हैं, वो ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर करा देते हैं। उससे ओके, क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे अभी आपने मेरे से मैं बैंक हूँ, आपने मेरे से लोन लिया, ठीक ओके, है? और आपने आपका अकाउंट एनपी हो चुका और मैं किसी रीज़न से लिमिटेशन पीरियड के अंदर मैंने डीआरटी में केस फाइल नहीं करा, लिमिटेशन पीरियड जाने वाला है। ओके, अब उसको जो लिमिटेशन पीरियड को मुझे कैसे कवर करना होगा, तो उस जो ब्लैंक पेपर आपने साइन करा है ना, उसको फिल करके उसमें आज की डेट डाल के और फिर अपना लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करके एक केस फाइल कर सकती हूँ। तो ओके, ये ओके। रीज़न होता है कि हाँ, बैंक ऐसा करवाती है। एक्नॉलेजमेंट में भी होता है, काफ़ी सारे ब्लैंक पेपर साइन कराती है, तो वो बोरोवर के लिए अगेंस्ट हो जाता है और बैंक के फेवर में भी होता है। हो जाता है। हुँ, अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा भी राइट है कि मान लीजिए कोई बोरोवर है, वो कह हुँ। रहा है कि मैं ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर नहीं कर रहा। इस केसेस नहीं, वो में ब्लैंक पेपर नहीं होता एक्चुअली में, वो पूरा उनका फॉर्मेट होता है, जैसे ओके, एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, ओके, वो ओके, एक फॉर्म होता है, तो वो उनको करना ही पड़ता है। ओके। आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप आप अगर करना नहीं चाहते करोगे हो, तो वो वो अप्रूव लोन ही नहीं नहीं हो देंगे, सिंपल सी बात है। कोई ब्लैंक पेपर नहीं होता, उनका नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है फॉर्मेट बस। होता है, वो पहले से ही बना हुआ एग्ज़ैक्टली। है। जो मेरे को जो समझ आया अभी डिस्कशन से कि जो मेनली सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो ये है कि लोग अपनी कैपेसिटी को चेक नहीं करते हैं, ना किसी एग्ज़ैक्टली। फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हुँ, कंसल्ट करते हैं कि हुँ, हमें कितना लोन जो है या हुँ, बोरो करना चाहिए। हुँ, अपनी कैपेसिटी आउट ऑफ द कैपेसिटी वो लोन लेते हैं, उसके बाद वो एनपी होता है, पे हुँ, नहीं कर पाते हैं फिर हुँ, एंड ऑल सारे हुँ, इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, अभी जैसे ये क्रेडिट कार्ड का ज़माना है ना, हुँ, हर दूसरा बंदा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर हुँ, रहा है हुँ, एंड ईएमआई पे चल रही हैं हुँ। चीज़ें। तो इस टाइप के लोगों के लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगी? मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के भी तरीके होते हैं, जिससे आपका क्या कहते हैं वो सिविल स्कोर? सिविल स्कोर आपका अच्छा होता है। बट अगर आप उसको ऐसे ही अगर फालतू में खर्च कर रहे हो, तो वो फिर आपके लिए खराब है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्रेडिट कार्ड इतना ईएमआई पे तो चीज़ें लेनी भी नहीं चाहिए। ओके, मेरे हिसाब से तो नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतने पैसा पे ऑफ कर सकते हो, देन आप लो ईएमआई पे। वरना फिर वो प्रेशर एक बिल्ड हो जाता है कि आपके ऊपर इतना डेट हो गया है। आपको मैं एक स्टोरी बताऊँ, मेरे पास अभी एक नंबर था, मैंने नंबर लिया था कुछ साल पहले, हुँ, हुँ, जो मैं जिस नंबर पे आपने मुझे कॉल किया है। हुँ, हुँ। अभी भी उस नंबर पे कॉल आती है, कोई रतन कुमार करके है, कि इस पे आपका क्रेडिट कार्ड का एक्सेस का इतना ड्यू है। मैं कितनी बार हुँ, बोल हुँ। चुकी हूँ। तो लोग ऐसा भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसको पे नहीं करते, फिर आपका डिफ़ॉल्टर इश्यू हो जाता है, कॉल्स आते रहते हैं, तो ऐसे भी करते हैं। तो ये बदमाशी नहीं एंड करनी चाहिए ना। डिफ़ॉल्टर के बाद एक और चीज़ होती है कि जो इंटरेस्ट होता है ना क्रेडिट कार्ड का वो बहुत हाई होता है। हुँ। तो जब वो हाँ, बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो हमें पे करना होता है ना बाद में सेटलमेंट अमाउंट हुँ, होता है, फिर वो हाई हो जाता है। मान लीजिए हाँ, फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारा एग्ज़ैक्ट अमाउंट 50,000 था, जब हुँ। सेटलमेंट पे बात आती है ना तो वो लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुँच हाँ, जाता है वहाँ ना? बहुत इंटरेस्ट लगाते हैं। बहुत आप इंटरेस्ट कहीं लगाते हैं। उनकी गाइडलाइन होती है, लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा या कहाँ पे नहीं लगेगा, वो लोगों को पता नहीं होता। कहीं शॉप पे जा रहे हैं, कहीं भी यूज़ कर लिया, पेट्रोल पंप पे यूज़ कर लिया, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे, उन्हें पता नहीं होता। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने लोन लिया है ना, हुँ, फॉर एन एग्जांपल होम लोन लिया, हुँ, बट वो पे नहीं कर पा रहा है हुँ, किसी फाइनेंशियल रीजन की वजह से, तो उसके पास कुछ लीगल ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से हाँ, उसको कुछ रिलीफ मिल सकता है, हुँ। साल 2 साल या कुछ? अगर जैसे आपने बैंक से लोन लिया और आपको लग रहा है कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो ओके, या तो आप एक नॉर्मल बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ओके, ये मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं पे नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे आप बैंक के साथ एक पॉइंट पे आके एग्री कर सकते हो कि आप अपने जो लोन का टेन्योर बढ़ा सकते हो और इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हो, ठीक ओके, है? ये तरीका है कि आप बैंक से बात करके सेटल करवा सकते हो। आउट ऑफ कोर्ट अगर मान लो कि आप कोर्ट नहीं जाना चाहते, आउट ऑफ ओके, कोर्ट भी एक सेटलमेंट हो सकता है कि बैंक और मैं मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि मैं इतने टाइम पे धीरे-धीरे इस टाइम पीरियड के बाद इतना पैसा आपको इसके थ्रू वापस करूँगा धीरे-धीरे, एक वो ओके, तरीका भी हो सकता है। ओके, ओके, और अगर मान लो कि जैसे मेरे पास बहुत सारे लोन लिए, मैंने बहुत सारे लोन लिए एक ही बैंक से, होम लोन लिया है, हुँ, ठीक है? कार लोन लिया है, बिज़नेस लोन लिया है, एक ही बैंक से लिया है। तो वहाँ पे अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो मैं बैंक से एक चीज़ बोल सकती हूँ कि उनसे बात कर सकती हूँ कि हम सारे लोन को कंसोलिडेट करके, एक पूरे लोन को मर्ज करके, ओके, ठीक है? फिर उसका एक टेन्योर सेट करके प्रॉपर तरीके से और फिर हम उसको धीरे-धीरे पे ऑफ करने की रिक्वेस्ट हम बैंक से कर सकते हैं। या ओके, बैंक से ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट को अगर हटा के अगर मैं रेडी हूँ प्रिंसिपल अमाउंट पूरा पे करने के लिए,
वो भी एक कंडीशन आप रख सकते हो। तो वो एक नॉर्मल एक मीडिएशन का काम कर सकते हैं हम, बैंक ओके, के साथ बैठ के, ओके। तो ऐसा कर सो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप अपने बैंक के साथ बैठो, हुँ, उनसे कंसल्ट करो, है ना? हुँ, एंड वहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, टेन्योर बढ़ाने का हो सकता है, या हुँ, फिर मल्टीपल लोन्स हैं तो मर्ज करके कंसोलिडेट करके, कुछ हाँ। नए रास्ते निकल सकते हैं, तो वो डिसीजन। हुँ, अगर इन केस ऐसा हुआ कि बैंक के साथ हमने बैठ के कंसल्ट किया हुँ, बट हमारी बात नहीं बनी, हुँ। तो उस केसेस में क्या ऑप्शन है? उसमें देखो, अगर आपका अकाउंट एनपीए हो चुका, ओके, तो बैंक आपको डीआरटी आपको 13 सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में आपको एक नोटिस भेजेगा, डिमांड नोटिस 13(2) का नोटिस भेजता है आपको। ओके, ठीक है? उसमें आपको वो 60 डेज़ का टाइम देता है, टाइम पीरियड देता है कि आप पेमेंट आप अपना कर दो, ठीक है? ओके, अगर हमें लगता है कि पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले हमें उस नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए, ओके, ठीक है? कि ऑब्जेक्शन करेंगे उस नोटिस का कि हमारे पास ये इश्यू है, अच्छे तरीके से रिप्लाई रीज़न देते हुए कि हम क्यों नहीं पे कर पा क्यों रहे, नहीं क्या पे कर टाइम पा रहे? का। तो वो आपको डेफ़िनिटली उस 13(2) का रिप्लाई देना चाहिए। क्यों? ओके, क्योंकि कल को अगर आप लोग पे नहीं कर पाते हो ओके, और बैंक कोर्ट जाता है, क्योंकि ओके, स्टेप है कि आपको पहले 13(2) का नोटिस इशू होगा, बैंक फिर वो कोर्ट में जाएगा जिसमें वो ओए फाइल करेगा, ओरिजिनल एप्लीकेशन। ओके, ठीक है? तो जब आप वहाँ पे कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट के पास आपके पास एक ऑप्शन होगा ना कहने के लिए कि हमने रिप्लाई दिया था, हमारे पास ये इशू आ रहे थे, हम रेडी है पेमेंट करने के लिए, बट हम अपना टाइम मांग रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके पास 13(2) का नोटिस आए, तो हमेशा एक लीगल कंसल्ट करके उस 13(2) का रिप्लाई जरूर देना चाहिए बैंक को, जो कि लोग अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि 13(2) का नोटिस आ रहा है, हम हम नहीं रिसीव दे ही नहीं सकते, करते, नहीं दे गेट पे लॉक लगा देते हैं, रिसीव नहीं करते, फिर 13(4) का नोटिस आएगा, रिसीव नहीं करते हैं, फिर बैंक ओए फाइल करने चला जाता है, या फिर पोजीशन लेने चला जाता है, फिर घर पे जब ताला लगने आता है तब उनको याद आता है कि अच्छा अब हमें कुछ। लीगल कंसल्ट करना चाहिए, तो वहाँ तो बहुत लेट हो चुके होता है, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली जब हमारे पास नोटिस आ रहा है बैंक से, हुँ, है ना, 13(2) का या हुँ, 13(4) का, हाँ, तो उसी टाइम पे हमें किसी लीगल कंसल्टेंट से एग्ज़ैक्टली, कंसल्ट करके उसका हाँ, रिप्लाई देना चाहिए कि हाँ, वी हैव दीज इश्यूज हुँ, एंड इसकी वजह से हम अभी रीपे नहीं कर पा रहे हैं बट हम रीपे करेंगे। हुँ। एग्जैक्टली, क्योंकि जजेस भी तो देखेगा ना कि हाँ इसने इतने सामने से तो पे करा है, बट कोई मिस हैपनिंग हो गई है, या जैसे कोविड आ चुका था 2020, कोविड आ चुका था। आपको पता है क्या हाल था, तो एक तरीका होता है, अगर आप रिप्लाई देते हो तो बैंक और जजेस भी समझते हैं, बट वही ना कि लोग भागते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और लोग तब तक बैठे रहते हैं कि हम नहीं हाँ, एक्सेप्ट कर रहे, कि हाँ, नहीं, जब ताला लगने आता है हाँ, तब तब जाते हैं। उनको याद आता है। कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे घर पे ताला लगने पे हाँ, बात आ गई हो? मेरे पास एक बोरोवर का आया था, तो उसमें क्या होगा, तो उसे घर पे ताला लग चुका था, ओके, ठीक है? तो अब वो मेरे पास आए थे कि बैंक ने आके अपना ताला लगा लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या कहते हैं कि बैंक के पास ना या तो एक तरीका होता है कि वो 13(2) का नोटिस भेज के कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, एक लीगल तरीके से अपना पैसा ले सकता है। या दूसरा तरीका होता है कि बैंक के पास ये भी पावर है कि वो 13(4) का नोटिस इश्यू करके डायरेक्ट वो सेल कर सकता है, या पोजीशन ले सकता है, ओके, ठीक है? या फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन फाइल करता है सेक्शन 14 की, पोजीशन लेने की, वो 1 डे में हो जाता है, बैंक को मिल जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद। तो जैसे ही बैंक गया वो सेल करने के लिए, उसने पोजीशन ले लिया उस प्रॉपर्टी का, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी। अब वो सेल करेंगे, उसके बाद तो सेल करके तो अपना पैसे रिकवर करेंगे। तब उनको याद आया कि मेरी प्रॉपर्टी तो बिकने जा रही है, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको यही बोला कि आपने पहले क्यों नहीं आए? पहले तो ऑब्वियसली आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया नोटिस का? या कुछ भी इश्यू था, आपने क्यों नहीं करा आपका? बट उन्होंने नहीं करा, तो अब उसके बाद हमने एप्लीकेशन फाइल करी, फिर हम एसए फाइल करते हैं। अगर बोरोवर को अगर कुछ हेल्प चाहिए डीआरटी में, तो वो एसए फाइल करते हैं, ओके। सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन। और अगर बैंक को जाना है डीआरटी में, तो वो ओए फाइल करता है, ओरिजिनल एप्लीकेशन। तो वहाँ पे एसए में फिर हमने फाइल करा था बोरोवर की साइड से कि इस पे स्टे लिया जाए, या ओके। रिक्वेस्ट करते, मतलब अपने तरीके से लीगली हम जाते हैं। फिर ये है कि अगर ताला लग रहा है घर पे तो फिर ना स्टे लिया जाता है कि इसको हाँ, चीज़ों को रोका जाए हाँ। एंड फिर वहाँ पे जो और कोर्ट की वहाँ पे एकदम प्रोसीडिंग्स हैं वो। प्रेशर भी होता है, क्योंकि वहाँ से भी अगर उन्होंने अपना पब्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, बिड वगैरह स्टार्ट होगी, और यहाँ पे कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल करा रहे हो, लिस्ट करा रहे हो, जल्दी-जल्दी सब कर रहे हो, तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए ना, टाइम पे आना नोटिस से चाहिए आना हमारे पास। चाहिए। अच्छा, बिज़नेस के लिए भी ये सेम ही रहता होगा प्रोसेस, है ना? वहाँ पे भी चेंज तो होता नहीं होगा? डीआरटी में? हाँ, 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 सेम ही है। कोई सा भी लोन हो, यही प्रोसीजर है कि बैंक आपको पहले 13(2) का नोटिस भेजेगा, या समटाइम्स वो 13(2), 13(4) दोनों भेजते हैं। ओके। आपको 60 दिन का टाइम देते हैं। वो नहीं पे करते, देन आप ओए मूव करते हैं बैंक डीआरटी में। अच्छा, मान लीजिए एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, एक कोई बिज़नेसमैन है, स्मॉल बिज़नेस है हुँ, एंड वो बैंक को रीपे नहीं कर पा रहा है ना? हुँ, वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। हुँ। बट वो एट द सेम टाइम वो इंसॉल्वेंसी में भी नहीं जाना चाहता, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? इंसॉल्वेंसी में भी नहीं जाना चाहता, हाँ, बट वो इंसॉल्वेंसी में खुद नहीं जाता ना, वो क्या 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 होता है,
डीआरटी में तो बैंक जाता है, ठीक है, हम्म, आपका नोटिस भेज के 13/2 का नोटिस भेज के। एनसीएलटी में कैसे काम होता है कि दो कंपनीज हैं, ठीक है, हम्म, मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, जिसमें बैंक किसी कंपनी को बड़े बड़े लोन देते हैं, लाइक 10 करोड़ 100 करोड़, ठीक ओके है। या फिर दो कंपनीज के बीच में होता है ना, सेल और वेंडर का काम होता है, सेल परचेज गुड्स का ओके, काम हाँ होता है, तो हाँ, वहाँ पे भी हम माल इशू करते हैं, मतलब हम्म, गुड्स यहाँ पे जाते हैं, वो इन्वॉइस रेज होता है, तो उस पर भी मान लो 5-10 करोड़ का आपका हो गया, तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं एनसीएलटी में। आप चाहो ना चाहो वो एनसीएलटी जा सकते हैं। ओके एनसीएलटी में आईबीसी एक्ट में सेक्शन 7, सेक्शन 9, यहाँ पे सेक्शन 7 में आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंक के आईबी सॉरी सेक्शन 7 में आप एनसीएलटी में मूव कर सकते हो एप्लीकेशन, ठीक ओके है, अंडर आईबीसी। और सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी आप एनसीएलटी में मूव कर सकते हो। सेक्शन 7 है आपका ये फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए, और सेक्शन 9 है आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए। ओके, सेक्शन 10 में आप खुद जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप पे नहीं कर सकते, आपका बहुत ज़्यादा एसेट्स लाइबिलिटीज आपका हो गया, तो आप जा सकते हो। बट ओके, वहाँ पे भी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, जो जजेस हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए या या रिजेक्ट नहीं करना करना चाहिए। चाहिए, फिर उसके ओके, बाद और भी लेंदी प्रोसेस है। तो यहाँ ओके, पे अगर जैसे आपने बताया कि छोटे बोरोवर्स हैं जिनका पे हम्म, नहीं कर सकते, तो उनके पास ऑप्शन तो बस एनसीएलटी में तो उनके पास कुछ नहीं, वो रिप्लाई दे सकते हैं अपना ओके, जेन्युइन। और डीआरटी में भी अगर बैंक जाया तो वो नॉर्मल अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि हमारे पास ये इशू आ रखा है, तो हम ऐसे पे नहीं कर सकते। अच्छा, एक जैसे अगर किसी कंपनी का बैंक्रप्सी का प्रोसेस चल रहा है ना, हम्म तो उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी पे कुछ क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो केस? कि जैसे आपने सेक्शन 7, 9 और 10 मूव हो गया, ठीक है, सामने वाली पार्टी अपीयर हुई, वो अपना रिप्लाई फाइल करेगी कि हमें इंसॉल्वेंसी में नहीं जाना चाहिए, ठीक ओके, है। इंसॉल्वेंसी में जाने से पहले एक ना CIRP का एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, ठीक ओके, है। उस प्रोसीजर में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप जज के पास गए सेक्शन 7 लेकर, सेक्शन 9 लेकर, जज ने बोल दिया, आज ही बोल दिया कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में जानी चाहिए। पहले जज पूरा ट्राई करते हैं, ये जो लॉ बना है पहले पूरा ट्राई करते हैं उस कंपनी को फिर से रिवाइव किया जाए, ओके, ठीक है। तो उसमें एक आरपीए पॉइंट होता है, वो हम्म, आरपीए पॉइंट होता है। फिर एक जैसे पहले मैंने सेक्शन 7 फाइल करा, ठीक है, कोर्ट को एप्लीकेशन सही लगी, उसमें सामने वाले ने रिप्लाई फाइल करा, आर्ग्यूमेंट्स हुए, और फिर ये जजमेंट आई कि इस कंपनी को सीआरपी में डाला जाए, ओके, ठीक है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है, उसमें डाला जाए। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक आरपीए पॉइंट होता है। बहुत सारी आरपी का क्या काम होता है, वो फिर उस कंपनी को होल्ड करके रखता है, उस ओके, कंपनी की टेक केयर करता है इंसॉल्वेंसी से जाने से पहले, ओके, ठीक है। फिर उस कंपनी के जो क्या होते हैं सीओसी मेंबर्स होते हैं, ओके, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आ गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आ गए, ओके, ठीक है। ये मेंबर्स आते हैं, मीटिंग करते हैं, और एक एजेंडा लेकर आते हैं कि इस कंपनी को कैसे रिवाइव करा जा सकता है, किसके कितने क्रेडिटर्स है, कितना डेट है, क्या ओके, एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, आरपी अच्छे से ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो मेंबर्स है अपना इनपुट वहाँ पे इस मीटिंग में देते हैं, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई अच्छी कंपनी आपका कोई प्लान लेकर आ गई कि इस कंपनी को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ओके, तो हो सकता है कि वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाए ना, ओके, ठीक है। माइट उससे गेट, पहले ही आपके पास कोई रेजोल्यूशन प्लान आ गया, तो वो कंपनी रिवाइव कर सकती है, तो आपको इंसॉल्वेंसी में जाने की जरूरत है ही नहीं, वो कंपनी फिर स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर वो गलती से इंसॉल्वेंसी में चली गई, ठीक है, फिर आपका उसमें फिर आपको लिक्विडेशन की एप्लीकेशन फाइल करती है। मान लो कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया, एक टाइम ओके, पीरियड होता है ओके, सीआरपी के लिए, अगर वो सीआरपी पीरियड में आपको कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया, तो फिर आपको लिक्विडेशन के लिए मूव करना पड़ेगा। फिर उसमें ओके, एक एप्लीकेशन आप डालोगे लिक्विडेशन की। उसमें फिर क्या होता है, जब लिक्विडेशन में एसेट्स लिक्विड होते हैं, या आपकी जो भी लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, तो अब एक्ट कहता है कि पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करा जाएगा, सबको मिलेगा, ओके, प्रायोरिटी वाइज कितना पोर्शन, कितना रेशो, उसके हिसाब से एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन एम्प्लॉयज को क्या होता है कि अभी रिसेंटली एनसीएलटी में एक जजमेंट आई थी कि क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के जो ये आपकी ग्रेजुटी होती है, ओके, ग्रेजुटी फंड हो गया, पीएफ हो गया, जो ये सेफ्टी अमाउंट जो होते हैं ना, ओके, इनको टच नहीं किया जाएगा, ओके, ठीक है, ये टच नहीं होंगे, ये आपके सेफ रहेंगे। और बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि आज कंपनी गई कोर्ट और आज ही इंसॉल्वेंसी में हो गए, ओके, लाइक 2-3 साल तो लग जाते हैं लिक्विडेशन में जाने के लिए। तो एम्प्लॉय अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ये कर सकता है कि जितनी जल्दी हो सके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के उस कंपनी को छोड़ के एक दूसरी कंपनी में चले जाए, बेस्ट है ओके। उसके लिए। बेसिकली ये है कि जब कंपनी कोई भी जाती है ना, हुँ, इंसॉल्वेंसी में, एंड उसके बाद वो 2-3 साल का टाइम लग जाता है, तो फिर हुँ, लिक्विडेशन में जाती है चीज़ें, हाँ, एंड तब तक हमारे पास इतना टाइम मिल जाता है कि एग्ज़ैक्टली। हम अपने लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी ढूँढ सकते हैं एंड हुँ, वो स्विच कर सकते हैं ईज़िली। हुँ, अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हुँ, अगर कोई लिक्विडेशन में जा रही है कंपनी, हुँ। तो जितने भी वर्किंग एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो उनकी सैलरीज़ वगैरह टाइमली आती रहती है या फिर वो भी होल्ड हो ये जाती सब हैं? आरपी ही पूरा डिसाइड करता है।
ओके, तो आरपी को लगता है कि इतना फंड है हमारे पास तो वो ओके, देंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो फिर कहाँ से देंगे? तभी तो सीओसी मेंबर्स होते हैं, वो ओके, डिसाइड करते हैं कि क्या करना है पूरा। डायरेक्टर्स को तो हटा दिया जाता है, जैसे एप्लीकेशन 7-9 मूव होती है, 10 मूव होती है, डायरेक्टर तो वहाँ पे सारे एक्स डायरेक्टर हो जाते हैं, ओके। ठीक है? कंपनी सिर्फ आरपी ही देखता है, वो आरपी ही फिर डिसाइड करेगा, वो जो सीओसी मेंबर्स होते हैं, ये दोनों मिलके फिर इस कंपनी को रन करते हैं, वो डिसाइड करेंगे कैसे क्या क्या करना है। करना है? एग्ज़ैक्टली। एट द टाइम पे जब वो मीटिंग्स ले रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐसा भी करते होंगे कि एम्प्लॉइज़ की फायरिंग भी करते होंगे? एग्ज़ैक्टली, हाँ, उनको पता है कि बिकॉज़ वो कि उनको पैसे पता है हैं कि नहीं उनके फंड्स पास। हमारे पास है नहीं एंड राइट। किसी को रखने से क्या फ़ायदा है? राइट। अच्छा, जब हम लोन लेते हैं तो वहाँ पे ना कुछ गारंटर्स चाहिए होते हैं। हुँ। तो उन गारंटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? आप मैं थोड़ा-सा तो बताएँ? कहूँगी कभी भी गारंटर्स को ना किसी के लिए भी गारंटर बनने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि ओके, आप अगर अगर आ गए पिक्चर में तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है? हाँ, ओके, बिल्कुल भी नहीं, किसी का भी गारंटर मत बनना, आप भी मत बनना। ओके। क्या होता है, अगर आप चाहे डीआरटी हो चाहे एनसीएलटी हो, तो उसमें अगर आप एज़ अ गारंटर आप जाते हो, आपसे पेपर भी साइन कराया जाता है। इवन समटाइम्स तो आपकी भी प्रॉपर्टीज़ को भी मॉर्टगेज और ले लिया जाता है कि फ्यूचर में अ, अगर इन्होंने पे नहीं करा, तो आपकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करके सेल करके गारंटर्स की प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसे लेके पूरा अपना पैसा ले लेगा बैंक। तो ओके। गारंटर्स को तो बिल्कुल सेफ रहना चाहिए, ऐसे पेपर्स पे साइन वाइन नहीं करना चाहिए, बैंक नहीं छोड़ेगा उन्हें। तो अगर बेसिकली बोरोवर ने पैसे पे नहीं करे तो बैंक कोर्ट में जाके आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा लेके रख सकता है। जो गारंटर है उसकी भी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है इस केसेस बिल्कुल, में। बिल्कुल। कई अच्छा, सारी जजमेंट आई है, होती है। ऐसा कोई केस है पास्ट आपके एक्सपीरियंस में? नहीं, मैंने जितने केसेस देखे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बड़े-बड़े ही फर्म होते हैं, बड़े-बड़े लोन होते हैं, बैंक्स होते हैं। तो हुँ, उसमें इतना लंबा टाइम पीरियड होता है या इतने सारे बैंक इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जो गारंटर्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी जैसे लोन में क्या होता है कि मुझे आपका 1 करोड़ चाहिए हुँ, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अभी मुझे सिर्फ़ 50 लाख लेने हैं, ठीक है? मैंने ठीक बैंक है, से 50 लाख लेके 50 लाख रखे, मैंने बस 50 लाख सैंक्शन कराया, 50 लाख अभी बचे हैं, ठीक है? मैं उस 50 लाख से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। करने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे वो 50 लाख की और नीड है, तो मैंने 50 लाख और डिमांड करी, ठीक है? बट अगर उस बीच में गारंटर को लग रहा है हुँ, हुँ। कि यार ये क्या पता इसका बिज़नेस डूबने वाला है, तो डूबने वो वाला वेव है। ऑफ कर सकता है, क्योंकि ओके, वो जब एक टाइम पीरियड होगा तो दोबारा सैंक्शन जब हुआ ना, तो वो वहाँ पे साइन करने से मना कर सकता है। ओके। वो कर सकता है। तो मेरे पास ऐसे केस हैं कि जहाँ पे गारंटर ने बीच में ही स्टेप बैक ले लिया आपने। स्टेप बैक ले लिया, वो आप कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू एग्ज़ैक्ट कर रहे हो पेपर साइन करके, फिर आप भी फँसोगे बोरोवर के साथ-साथ, सो ले बेसिकली डूबेगा। जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं या फिर ये जो है पे नहीं हो सकता हुँ, लोन, हुँ। तो आप अगर ऑलरेडी उसमें गारंटर हो तो स्टेप बैक ले लो आप वहाँ से, हाँ, आप आगे मत जाओ। एग्ज़ैक्टली। ऐसा भी होता होगा कई सारे केसेस में कि लोग जो है ना मतलब डेस्परेटली मतलब डिफ़ॉल्ट करते ही हैं लोन को, पे नहीं कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से ही, हाँ, है ना? बदमाशी तो करते हैं। उसके बदमाशी कर रहे हैं, उस केसेस में बैंक के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? वो क्या करता है फिर? वहाँ पे तो देखो बैंक को आइडिया लग जाता है हुँ, हुँ। कि काफ़ी टाइम से वो उनके साथ जुड़े रहते हैं, बोरोवर के साथ, हुँ, हुँ। कोई लोन ले रहा है, उनके बहुत सारे बिज़नेस है, ये अच्छा कर रहा है। और जब जहाँ पे बैंक को दिख जाता है कि है ही ऐसा, हाँ, वहाँ बैंक उसको छोड़ेगा ही नहीं। वो अच्छा। 13-2 का भी नोटिस नहीं भेजेगा। वो सीधा मतलब 13-4 का 13-2 का भेज 13-4 का नोटिस भेज के प्रॉपर्टी बेच लेगा सीधा, सीधा भेज पोज़ेशन ले लेगा उसका। तो तो ये है बैंक बैंक को भी जैसे ही पता लगता है ना कि ये बदमाशी कर बैंक रहा है, वो सीधा बैंक ना बहुत ही हार्श है बोरोवर्स की टुवर्ड्स। ओके, मतलब कुछ बोरोवर्स के जैसे क्या होता है कि मैंने देखा है बैंक पे प्रैक्टिस करते हुए, मेरे तो इतने सारे जब लोन सैंक्शन करता है बैंक, बहुत बड़े-बड़े लोन सैंक्शन करता है बैंक, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ होती है कि वो देखे कि ये इतना बड़ा लोन जो ले रहा है, ठीक है? हम बैंक उनको सैंक्शन सैंक्शन कर रहे हैं, पब्लिक पैसा है, ठीक है? आप लोन दे रहे हो किसी को, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो आपका पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, वो एग्ज़ैक्टली कैपेबल है या नहीं। बट कोई पेपर अच्छे से नहीं होते, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बैंक जो बड़े-बड़े लोगों को आप समझ जाओ फिर, हुँ, बड़े-बड़े लोगों को दे देता है लोन, दे देता ठीक है। है? उनको तो वो आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, बट जो छोटे-छोटे जिन्होंने लोन लिया होता है, वो बैंक उनको बहुत परेशान करता है। क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो पैसा का तो कुछ करना पड़ेगा। तो जो छोटे लोग हैं, जिनके पास कम है, जो जिनकी रिसोर्सेज़ नहीं है, तो फिर उनको वो परेशान करता है और फिर उनसे वो पैसा लेके ही रहता है। तो ओके। बहुत बैंक ऐसा करता है, पेपर्स अच्छे से देखता भी नहीं है, सैंक्शन कर देता है लोन। बैंक मतलब जिनको ज़रूरत होती है एक्चुअल हुँ, में मतलब हुँ, पैसे की और वो कैपेसिटी भी है उनकी पे करने हुँ। की, उनको नहीं देता है। वहाँ पे वो बट उनकी गाइडलाइन आ हाँ, जाएगी। वहाँ पे उनकी गाइडलाइन आ जाएगी, लिमिटेशंस एग्ज़ैक्टली। आ जाएँगी कि हमारा हाँ, वो हो गया। हाँ। बट
जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वो देते हैं, मतलब ओवर लिमिट देते हैं लोगों हाँ, को, एंड तो फिर कई बार बाद में बैंक भी फँसता है ना, जब दिखता है हाँ कि ओवर लिमिट आ जाती है, तो अगर कभी-कभी पिक्चर में सीबीआई आ गई, आरबी आ गई, तो नोटिस बैंक को भी जाता है, जिसने वो सैंक्शन किया होता है, जिसने उस टाइम वो पेपर साइन किया होता है उस टेन्योर के लिए। मैनेजर को जाता है वो। हाँ, जिसने सिग्नेचर किया है, उस टाइम उस बैंक को भी नोटिस जाएगा कि आपने ओके। किस बेसिस पे इनको लोन सैंक्शन किया है। तो ऐसा नहीं, फँसते वो भी हैं। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है, जैसे जो छोटे-छोटे बिज़नेसमैन होते हैं ना, मतलब हुँ, किसी का दुकान है छोटा-सा, हुँ। उसको ज़रूरत है, तो लोग उसको पे बैंक उसको लोन नहीं देता, उसको नहीं चक्कर देगा, लगवाता है। बहुत। इवन मैंने यहाँ तक देखे लोग 6-6 महीने से चक्कर लगाते हैं हाँ, कि नहीं अब नहीं, हमारा हो गया इस साल का, अगले साल देखेंगे, हुँ। ऐसा रहता है। और जो बड़े-बड़े कहीं से कॉल आ गई है, तो अगले दिन ही लोन आपका चला अगले गया। दिन ही, मतलब 3 दिन 100 में। करोड़ ऐसे ही एकदम अकाउंट में आपके आ गए। जो बैंक जो है ना, मतलब कब कंसीडर करता है कोर्ट और बैंक की, वो जो डिफ़ॉल्टर है, वो बिलफुल डिफ़ॉल्टर है, वो अपनी बदमाशी कर रहा है या जैसे लॉ के हिसाब से तो उनको एक तरीका एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग चाहिए जाना चाहिए। हाँ, हाँ, बट मैंने नोटिस करा है ना, जैसे आपको बताया था मैंने कि एक पेपर एक्नॉलेजमेंट पेपर होता है जो ओके, आपका लिमिटेशन पीरियड आपका बढ़ा देता है। वो ओके, इसलिए मैंने बताया था, क्या करता है कि जहाँ पे बैंक को लगता है कि डिले कर दिया बैंक ने अपने पार्ट पे, ओके, कि एनपीए हो गया, एनपीए के बाद आपको एक विद इन टाइम पीरियड के अंदर आपको 13(2) भेजना है, 13(4) भेजना है, ओए फाइल करना है, एप्लीकेशन विद इन 3 ईयर्स आपको वो ओके। करना होता है। ठीक है, आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल का है। हुँ, हुँ, अब बैंक उस पीरियड में सो रहा है आराम से, चिल मार रहा है, ठीक है, हुँ, अपना, क्योंकि शायद मे बी जान पहचान का हो या हुँ, अपने कुछ हुँ, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, ओके, कोई रीजन से वो नहीं फाइल कर पाया। अब उस टेन्योर को खत्म कवर कैसे करे, तो उन्होंने जो ब्लैंक पेपर साइन कराए होते हैं हाँ, उस पे वो फिर आज की डेट डाल देते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स जो डेट होगी वो वो डाल देगा। डेट डाल के एज ऑन डेट पे वो अपना फाइल कर देते हैं, लिमिटेशन पीरियड अपना कवर करने के लिए। ओके, कहीं ओके। कहीं पे तो बैंक एनपी करा, 13(2) का नोटिस भेजा, 60 दिन टाइम भी नहीं दे, 13(4) का नोटिस भेज दिया सीधा। समझ रहे हो आप? तो मतलब कहीं पे 13-2 तो के बाद 60 डेज़ का टाइम देना होता है, उसके बाद हाँ, 13-4 जाता है। हाँ, और ज़रूरी नहीं है, 13(4) कंपल्सरी भी नहीं है। तो बैंक तो या तो सीधा फिर अपना, या तो वो अपना पोजीशन भी ले लेता है या सीधा कोर्ट पे चला जाता है, मतलब टाइम ही नहीं देता है वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं टाइम देता बोरोवर को। कहीं पे तो वो टाइम भी देते हैं बोरोवर को कि ठीक है 13(2) अभी भेजा है, 13(4) अगले साल भेज रहे हैं। तो वो बैंक पे डिपेंड करता है सोली कि वो किस हिसाब से अपना कर रहा हाँ, वो है ना? उनका इंटरनल पता नहीं क्या रूल रेगुलेशन है, वो तो बैंक ही जाने। अच्छा, इंसॉल्वेंसी के बारे में ना एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बारे में कि जो कंपनी इसमें जाती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, सब कुछ उसका चला जाता है। तो इसकी रियलिटी क्या है? आप नहीं, बताएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि सेक्शन 7 और 9 तो कोई और थर्ड पार्टी फाइल कर रहा है आपके अगेंस्ट, ठीक ओके, है? सेक्शन 10 तो मैं खुद ही फाइल करूँगी इंसॉल्वेंसी में, मुझे लगता है मेरी कंपनी को इंसॉल्वेंसी में जाना चाहिए। ओके, तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको इंसॉल्वेंसी में जा रही है आपकी कंपनी, आपका खराब हो रहा है फ्यूचर कंपनी का, तो आपको डेफ़िनेटली एक चांस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया ना, एक रेज़ोल्यूशन प्लान आता है, हाँ, वो तो क्या पता आपकी आरपी कंपनी इनकम। रिवाइव हो जाए, हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि आपकी पूरा फ्यूचर जो कंपनी का है वो खराब हो जाए। हो सकता है वो और ग्रो करे, एक उस अच्छे वे में, एक न्यू न्यू स्टार्ट हो कंपनी का, तो डेफ़िनेटली जाना चाहिए। अगर फिर भी अगर वो इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, तो ऐसा नहीं है, आपके पास और भी तरीका है, फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो कंपनी में। तो बेसिकली वहाँ पे भी इंसॉल्वेंसी जो कंपनी जाती है हुँ, इंसॉल्वेंसी में, वहाँ पे भी एक ऑप्शन रहता है कि वो दोबारा से रिवाइव कर सकती हैं, हुँ, बिकॉज़ एक प्रॉपर टीम बैठती है, आरपी के लोग बैठते हैं एंड वो मीटिंग्स करते हाँ, हैं, प्लान्स लेके आते हैं, हुँ, तो मेबी कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकल आता है कई-कई बार जो हुँ, मतलब बेटर पोजीशन ले सकता है। राइट। अगर कोई बैंक लोन का केस है, बैंक रिकवरी का केस है, वो डीआरटी में चल रहा है, तो हुँ। वो उसमें कुछ टाइमलाइन होता है कि इतने टाइम के अंदर वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा? सी लॉ में तो लिखा हुआ है हुँ, कि हुँ। जैसे डीआरटी आपका लिमिटेशन पीरियड है, 3 साल के अंदर-अंदर फाइल होना चाहिए। ओके, इतने टाइम के अंदर आपका डब्ल्यूएस आना चाहिए, इतने टाइम में आपको इसको खत्म करके रैप अप करना चाहिए। ऐसे ओके, आपका आईबीसी के भी अंदर है, ओके, ठीक है? बट ऐसा हो नहीं पाता। ओके, क्यों? क्योंकि आप फाइल करते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब जैसे एनसीएलटी में क्या है, जब आप सेक्शन 7, 9, 10 फाइल करते हो, तो जैसे ही आपका सीआरपी में चला गया, ठीक है? ओके, एडमिट हो गई आपकी एप्लीकेशन, मोरेटोरियम लग गया। मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि एनसीएलटी में अगर कोई कंपनी मोरेटोरियम में चल गई, मतलब सीआरपी में वो चली गई है कंपनी, ओके, और सेक्शन 14 मोरेटोरियम लग गया। मोरेटोरियम लगने का मतलब है अब उस कंपनी के अगेंस्ट कोई और केस फाइल नहीं कर सकता, ना वो कंपनी किसी और के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकती है, ओके, जब तक वो मोरेटोरियम हट नहीं जाता या वो ओके, ओके, लिक्विडेशन में नहीं चली जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे टाइम पीरियड है कि आपको 90 डेज़ के अंदर-अंदर वो प्लान आ जाना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करने के लिए भी दिया है। कई-कई बार तो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक भी ओके। एक्सटेंड हुआ एप्लीकेशन, मूव करके एप्लीकेशन एनसीएलटी में। एक केस के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन फाइल होती है, तो इसलिए बहुत लंबा टाइम लगता है। सिर्फ़ सेक्शन 7 फाइल कर दें, उसके बाद ऐसा नहीं होता, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। आरपी चेंज करने के लिए एप्लीकेशन होती है, पीरियड एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन होती है, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है रेज़ोल्यूशन प्लान लाने का, ओके, उसके लिए भी एप्लीकेशन मूव की जाती है, एक्सटेंड किया जाए।
ठीक है? तो बहुत सारे तरीके उससे होते हैं, लिखा हुआ है एक्ट में, बट ऐसा होता ऐसा नहीं। होता नहीं है। अगर मैं मोटा-मोटी बात करूँ तो कितना टाइम फिर भी लग जाता होगा? यार एनसीएलटी में तो मैंने एक केस था, लिक्विडेशन में था 2019 में, वो 18 या 19 में वो एडमिट हुआ था, ठीक ओके। है? और जब तक मैं उस कंपनी में थी, उस फर्म के अंदर थी, 20 तक, तो हुँ, हुँ। 2021 थी आई गेस, तो स्टिल वो लिक्विडेशन में भी नहीं आया हुआ था। ओके। तो ये तो हम बोल सकते हैं 3-4, मोर देन 5 ईयर चलता एग्ज़ैक्टली है केस। आराम से, मतलब अगर है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ़ 2 कंपनीज़ नहीं होती, इतने सारे बैंक होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, मतलब बंडल-बंडल एप्लीकेशन मूव होती है एक केस में। हुँ, और हुँ। इतनी सारी एप्लीकेशन, 10-10 एप्लीकेशन एक केस में, 1 दिन में लिस्ट होती है। ओके। तो इस वजह से वो इतना पेंडिंग है ना, मत पूछो। अभी बहुत, अभी नया-नया तो एक्ट भी आया हुआ है, हुँ। तो ब चीज़ें भी नई-नई हैं। हो सकता है फ्यूचर में इस एक्ट पे काम करते-करते एक अच्छा-सा एक्ट बन के आ जाए, ठीक है? जिसमें इतनी एक लंबी और स्मूथ प्रोसेस लेंदी बन के आ जाए। प्रोसीडिंग स्टार्ट ना रहे, है ना? अच्छा, डीआरटी में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? आप एक बार बताएँगे? तो सबसे पहले अगर मेरे पास सिराधो का नोटिस आया, तो ओके, सबसे पहले मुझे उसका रिप्लाई देना चाहिए, बैंक को ओके। एक अच्छे तरीके से रिप्लाई देना चाहिए। बैंक ने अगर फिर भी ओए फाइल कर दिया, हुँ, हुँ। तो आप एक एसए फाइल कर सकते हो, ओके। ठीक है? और कोर्ट को ये बता सकते हो कि ये नोटिस आया था, मैंने ये रिप्लाई दिया, मेरे पास ये रीज़न है। क्या पता कभी-कभी क्या होता है कि जो 13(2) का नोटिस इश्यू करते हैं बैंक, हुँ, वो सारफेसी में एक रूल है 13(2) का, उसके ओके। अकॉर्डिंग नहीं करती है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई लूप होल निकल जाए, कि लूप बैंक ने अपने हुँ, पार्ट हुँ। पे कोई गलती करी है। ओके, ओके। उस बेसिस पे कि ये लीगल नोटिस, ये जो हुँ, डिमांड हुँ। नोटिस है, हुँ, ये हुँ। गलत है, गलत हुँ, एड्रेस पे आया है, गलत पर्सन को सर्व हुआ है। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उसको देखते हुए आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हो ऐसे, यस। ठीक है? या फिर गलत तरीके से ये पोज़ीशन माँग रहा है, या हो ओके, सकता है कि ये प्रॉपर्टी पे मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है। तो ओके। देखना पड़ेगा फैक्ट्स क्या है, ठीक है? दूसरा तरीका ये है बोरोवर के पास कि मान लो कि मेरी प्रॉपर्टी आज बैंक ने, जैसे ओए चल रहा था, मैं ओए में अपीयर भी हो रहा था, हुँ, बैंक ने मेरे अगेंस्ट एक ओए फाइल कर दिया, जिसमें मैं अपीयर भी हो रहा था, और मेरे फेवर में अभी जजमेंट अभी आई भी नहीं है, चल रहा है मैटर। हुँ, लेकिन दूसरी तरफ से बैंक ने उसको सेल करने के लिए नोटिस इशू कर दिया, हुँ। तो अब मुझे उस प्रॉपर्टी पे स्टे चाहिए, तो मैं ओके, तभी एक ऐसे फाइल कर सकती हूँ। वो ऐसे सिर्फ स्टे के लिए होगा, ओके, कि ओके, वो जो सेल करने जा रहा है, बैंक ने जो पोजिशन लिया है, उसको स्टे किया जाए, रीजन ये है। और ऐसे ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि ऐसे ओके, में तो अब बोरोवर अपना स्टे माँग रहा होता है, तो ऐसे अगर मिलता है या फिर नहीं मिलता, मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आप डीआरटी जाते हो, अपील में जाते हो, वहाँ ओके, पे भी नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। ओके। तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता, वहाँ पे स्टे मिल जाता है या फिर नहीं मिलता, 1.5-2 साल में हो जाता है आपका। सो मोटा-मोटी देखें तो डीआरटी में जो केसेज़ हैं ना, 1.5-2 साल में निपट जाते हैं। हाँ, ओए थोड़े लंबे चल सकते हैं, ओए का प्रोसेस बैंक का बड़ा है, क्योंकि वहाँ ओके। पे 2 पार्ट्स में डिवाइड गया है, कि पहले मैं ओए एप्लीकेशन मूव करूँगा, फिर सामने वाली पार्टी बोरोवर उसका रिप्लाई फाइल करेगी, हुँ, एविडेंस होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, कोई बीच में कोई 1-2 एप्लीकेशन आ गए, उस पे आर्गुमेंट्स होंगे। आर्गुमेंट्स पे के पास ऑर्डर आ गया कि हाँ, बैंक डिफ़ॉल्टर है, बैंक को सॉरी बोरोवर डिफ़ॉल्टर है, तो बैंक को इतना पैसा पे करेगा। उसके बाद वो जजमेंट आ गई, वो जजमेंट लेके अब हम आरओ के पास जाएँगे, रिकवरी ऑफिसर के पास, वो भी डीआरटी का हिस्सा है। ओके, रिकवरी ऑफिसर का काम होता है कि वहाँ पे भी नोटिस इश्यू होता है, बोरोवर को नोटिस आता है, वहाँ पे क्या होता है कि रिकवर कराता है रिकवरी ऑफिसर, ओके, ओके। बैंक को पैसा रिकवर कराता है। उनकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, किन-किन हुँ, हुँ, प्रॉपर्टीज़ हुँ। को हम अटैच कर सकते हैं, हुँ, हुँ। किन-किन को कैसे कितने में कैसे सेल करेंगे, वो एक तरीका रिकवरी ऑफिसर का ओके। होता है। वो थोड़ा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है मैम कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस आया है जो आपको प्रोफ़ेशनली और पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? इंस्पायर तो कोई केस ने पर्टिकुलर तो इंस्पायर मुझे ऐसे नहीं किया है। ओके। बट मुझे याद है कि जब मैंने क्या कहते हैं अपना लिटिगेशन स्टार्ट किया था, तो ये डीआरटी और एनसीएलटी का जो है, जब मैंने इसमें अपना अपीयर होने लगी कोर्ट में, हुँ, हुँ। और एनसीएलटी में जब अभी मैंने जस्ट पास आउट किया था, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन अलाउ कराई थी एनसीएलटी में हुँ, हुँ। जज के सामने। तो मैं बहुत नर्वस थी, बट वो ओके। मैंने अलाउ करा दी थी। तो फिर वहाँ से एक कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, मतलब वो मेरा एक चेंज हो गया लाइफ का, कि हाँ, मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। कर तो वैसे ही ना पॉजिटिव वे में मतलब इंस्पायर किया है, बट किसी केस से पर्टिकुलर नहीं किया है। हुँ। बट हाँ, एनसीएलटी ने होता है, वहाँ से एक ना तरीके एक से चेंज पुश कर आता है। दिया लाइक मुझे कि हाँ, ठीक है, आई कैन डू इट। मैम अगर कोई एडवोकेट है ना? हुँ, वो अपने करियर की स्टार्टिंग में एंड हुँ। वो चाहता है डीआरटी इसमें प्रैक्टिस करे, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सी आप अगर फ्रेश आपका एनरोलमेंट हुआ है, आप अभी नए-नए आए हो, ओके, तो एनसीएलटी में आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आपको केस तो मिलना मुश्किल होगा। क्यों? ओके, क्योंकि उसका प्रिक्यूरी जुडिक्शन जो है वो 1 करोड़ है।
कोई हम्म, इतनी बड़ी कंपनी आपके पास तो आएगी नहीं, डेफिनेटली नहीं ओके। आएगी। तो अगर आपको लेकिन वहाँ का काम सीखना है तो आप बेस्ट ये है कि आप एक अच्छी फर्म ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे एनसीएलटी का काम हो, एक्सपोजर लो, जितना ओके। प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। सेम डीआरटी के लिए भी है। डीआरटी में आप बैंक की तरफ से अपीयर नहीं हो सकते क्योंकि बैंक आपको पैनल लेना पड़ेगा। पैनल के लिए आपको 3 इयर्स 5 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब आप बैंक की साइड से लड़ सकते हो। हाँ, बोरोवर की साइड से वहाँ पे छोटे-मोटे जैसे कार लोन हो रहा है, वो हो रहा है, वो आप तो हैंडल। वो आपको इंडिविजुअल केसेस आपको मिल सकते हैं, वो आप कर सकते हो, तो वो बेस्ट रहेगा। बट हाँ, एनसीईआरटी में आपको आईबीसी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप किसी फर्म को जॉइन कर लो, बेस्ट रहेगा। ठीक है? अगर आप आईबीसी सीखना चाहते हो और आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपके पास क्लाइंट भी धीरे-धीरे बड़ी कंपनी से आ बढ़ेगा। जाएँगे। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आज हमने एडवोकेट प्रिया जी के साथ मिलके डीआरटी एनसीएलटी के काफ़ी सारे चीज़ों को डिस्कस किया, है ना? एंड बैंक रिकवरी के केसेस के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप उसे प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट करें। एंड स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट प्रिया जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे हुँ। एंड शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।